हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे चैनल विद्या क्लासेस फैमिली में। तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टीजीटी का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका डायनामिक्स से लिया गया है। इसको पढ़ो, देखो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। कहता है कि इफ आफ्टर t1 एंड t2 सेकेंड इट्स हाइट इज h, तो देन h इज इक्वल टू। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है कि एक कण को, हिंदी में देखोगे तो वो लिखा है कि एक कण को जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो कहते हैं कि यदि t1 व t2 समय पश्चात वो h ऊंचाई पर है तो वो h का मान क्या होगा, यानी वो हमें h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगा देंगे इसमें और बड़े आसानी से इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। तो देखो क्या बोला गया है कि अब पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड। तो आपको पता है कि जब अपवर्ड हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन के जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या लगाते हैं हम, h इक्वल टू यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर आ जाता है। जब नीचे की तरफ फेंकते हैं तो फिर प्लस लगता है और जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो माइनस। तो यहाँ से सॉल्व करके आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से हम फटाफट मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। तो देखो क्या आएगा आपके पास, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं और सब उठा के एक तरफ लेके आते हैं। तो ये जी टी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर आके माइनस के 2ut और ये हो जाएगा प्लस के 2h और इक्वल टू 0। अब 2 सेकंड कहा है कि इसमें एक तो t1 और एक t2, तो इसमें हम लगा देंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, मूलों का गुणनफल t1 t2 बराबर क्या होता है, c अपॉन a। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस g को उधर ले जाएंगे और 2 को अपॉन में लेके आएंगे तो 1/2g t1 और t2। बेहद आसान था। तो अब आप देख सकते हो कि इसका आंसर जो है वो पहला वाला ही सही है। क्या, हाफ जी t1 t2। क्या करेंगे इसमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से जी और t1 t2 में आपको आंसर लाना है h की वैल्यू। आप देख सकते हो दोनों में, 4 ऑप्शन में यही है, 3 ऑप्शन में। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व के रूप में बना के मूलों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 ही रूट्स होंगे, t1 t2, और वो पहले ही बोल रखा कि t1 t2 2 सेकेंड है हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो इस बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया था। कहते हैं कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, और ये इलिप्स इक्वेशन है। कहते हैं कि विच आर पैरेलल टू द लाइन्स। ये तो सिंपल सी बात है, कहते हैं कि इस दीर्घवृत्त के इलिप्स के पैरेलल ये लाइन गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, इस इलिप्स पर एक टेंजेंट्स लाइन फाइंड करना है, यानी कि इस दीर्घवृत्त का हमें क्या करना है, इस दीर्घवृत्त की एक स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है जो इस रेखा के समांतर है। तो सिंपल है, जब हम इस इलिप्स को देखते हैं तो सबसे पहले तो क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। तो फटाफट देखो सोल्यूशन, ये इलिप्स है तो हम क्या करेंगे, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यहाँ से देख लो ये है इलिप्स, तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे फटाफट। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा सोल्यूशन देख लो। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो ये a² और ये b² की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इसकी स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो आपको सबको पता है कि क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। अच्छा, अब m क्या है, इसकी जो स्पर्शी का समीकरण है वो इसी लाइन के पैरेलल है, तो m तो सेम ही रहेगा, m का तो मान नहीं बदलेगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप सेम होता है। तो यानी कि m की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे तो m की वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी -2, क्योंकि जब इसको उठा के उधर ले जाओगे इस 2x को तो वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, और c की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है इलिप्स में, c² बराबर होता है a² m² प्लस b²। ये रहा आपके पास a² की वैल्यू कितनी, 4, तो 4, और m की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, ये भी 4, प्लस b² की वैल्यू क्या है 3। तो इसे सॉल्व कर लो, तो 4 चक 16 और 3 19। तो यहाँ से c, इसमें स्क्वायर रूट हटा लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 19। तो ये c की वैल्यू आ गई, तो इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो देख लो इसका आंसर आ जाएगा y बराबर -2x प्लस माइनस रूट 19। तो चेक कर लो, तो साफ साफ देखो ऑप्शन डी में
आपका प्लस माइनस रूट 19 आ रहा है, तो यानी इसका जो ऑप्शन डी सही है। बेहद ईजी था, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इस इलिप्स को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके और ए बी की ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब इसके टेंजेंट्स के लिए इक्वेशन निकालेंगे तो वो तो सबको पता है, वाई बराबर एक्स प्लस सी होगा। और वाई बराबर एक्स प्लस सी में जो एम होगा तो वो तो आपके पास गिवन है ऑलरेडी, क्योंकि इसके पैरेलल लाइन है तो एम सेम होगा। और सी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आप सबको पता है, इलिप्स में क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे एम और सी की वैल्यू, और आपका आंसर आ जाएगा। टीजीटी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। 13 में क्या बोला गया है, कहते हैं कि दो वेक्टर्स आपके पास, कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। बहुत इजी है, कहते हैं कि इसके और इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो आप क्या करो, इन दोनों का फटाफट डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। यानी कि आप क्या करो, इसमें इस ए प्लस बी का और इस ए क्रॉस बी का ना डॉट निकाल दो। जैसे डॉट निकालोगे तो आपको क्या होगा, पहले ए के साथ इसका डॉट होगा तो ए डॉट ए क्रॉस बी, प्लस बी के साथ इसका डॉट होगा तो बी डॉट ए क्रॉस बी। और आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, बी ए बी। और आपको पता है कि वेक्टर में जब इसमें ए बी सी में जब दो एक जैसे वेक्टर आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। यहाँ पर भी देखो दो वेक्टर एक जैसे आ जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। और आपको पता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर आए तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक, चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैट्रिक्स से लिया गया था क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया था कि ए की वैल्यू दिस और बी की वैल्यू दिस, तो बोला गया था सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ ही करके देख लो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो 2 एकम 2 और माइनस के 2 तो 0। फिर फर्स्ट की सेकंड से करेंगे तो 6 एकम 6 और माइनस के 3 दूनी 6 तो ये भी 0, यानी फर्स्ट रो तो 0 0 हो गया। फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो 2 एकम 2 फिर माइनस के फिर प्लस के 2 तो फिर ये 0। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है। लास्ट पे चेक करके देखो, माइनस के 6 एकम 6 और प्लस के 2 तिया 6 तो ये भी 0, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 जो आपका लिया गया है, ये रहा क्वेश्चन 15। देखो क्वेश्चन 15 आपका है, क्वेश्चन 15 आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। और इसमें देखो क्या बोला गया है कि कहते हैं इन अ ट्रायंगल एबीसी में बी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है। तो कहते हैं कि हाउ मैनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तुरंत साइन रूल लगा दोगे। क्या, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, इस दो से बात बन जाएगी आपकी। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2, साइन ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3/7 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और अपॉन साइन बी। सिंप्लीफाई कर लो, इस 2 को 7 को उठा को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14/3 और ये 5 साइन बी। फटाफट साइन बी की वैल्यू निकाल लो, तो साइन बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 पंजे 15/14। और देखो ये ना 1 से ग्रेटर है, क्योंकि 14/15 क्या होता है 1 से ग्रेटर। और आपको पता है कि साइन की वैल्यू ना कभी भी 1 से ग्रेटर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू ना -1 और +1 के बीच में ही आ सकती है साइन की वैल्यू। तो जब 1 से ग्रेटर आ रहा है तो यानी कि ये तो रॉन्ग है, और जब रॉन्ग है तो यानी कि कोई भी ट्रायंगल संभव नहीं है, तो यानी 0 ट्रायंगल पॉसिबल है इसका। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन फटाफट देखो। 16 क्वेश्चन ग्रुप से लिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहते हैं कि द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आपके पास है 1 -1 i और -i। तो कहते हैं कि इज अ साइक्लिक ग्रुप, तो इट्स जनरेटर्स आर। देखो साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप का मतलब होता है कि जिस ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से हम तैयार कर सकते हैं, यानी जिसके पास एक साफ साफ बोला गया जनरेटर्स। तो जनरेटर्स क्या होता है कि उस ग्रुप में वो एलिमेंट, वो एक खास एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट्स को हम पावर बढ़ाते बढ़ाते यानी कि उसके हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से, जैसे कि, और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे तैयार होते रहते हैं। तो किसी एक एलिमेंट से चारों एलिमेंट्स हम तैयार कर सकते हैं। तो जैसे देखो आई की पावर 1 करोगे तो आई, 2 करोगे तो i² -1, 3 करेंगे तो i³ -i, 4 करेंगे तो i की पावर 4 +1। तो i से देखो चारों एलिमेंट्स तैयार हो रहा है, तो यानी कि i इसका जनरेटर है। अच्छा, ऐसे देखो -i से जब आप एक बार उसकी मल्टीप्लाई करोगे, -i की पावर 1 करोगे तो -i, 2 बार करेंगे तो -i गुणा -i यानी i² -1, फिर 3 बार करेंगे तो -i तो वो -i होगा। अच्छा, फिर -i गुना यानी कि -i³ यानी वो +i हो जाएगा, और जब 4 बार करेंगे तो फिर वो +1 हो जाएगा। तो यानी कि इसके 2 जनरेटर है।
एक आई और एक माइनस आई, यानी आई से भी हम चारों एलिमेंट्स को तैयार बना सकते हैं और माइनस आई से भी हम चारों एलिमेंट्स को बना सकते हैं। तो यानी कि इसके दो जनरेटर्स हुआ, कौन, एक आई और एक माइनस आई। 17 क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से। क्या बोला गया था कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होगा क्यूब रूट्स यूनिटी है, तो कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एक रिलेशन याद है कि एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0। बस इन दो को ध्यान रख लो, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या लिखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस के ओमेगा, इस इक्वेशन से। आगे है 1 प्लस ओमेगा के घात 4, तो 1 प्लस ओमेगा के घात 4, ओमेगा के घात 4 को क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा के घात 3 और इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की घात 3 की वैल्यू तो 1 और इंटू ओमेगा पर रह जाएगा आपके पास। फिर आगे लिखा है 1 प्लस ओमेगा की घात 8, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस ओमेगा की घात 6 और इंटू ओमेगा की घात 2, क्योंकि ओमेगा की घात 6 का मान तो 1 फिर से 1 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर आगे लिखा है 1 प्लस ओमेगा की घात क्या 16, तो इसको भी क्या लिखूंगा 1 प्लस ओमेगा की घात 15 और इंटू ओमेगा, क्योंकि 3 से जो भी 15 भी 3 से कैंसिल आउट हो रहा, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। सिंपल है, ओमेगा की घात 3 क्या होगा 1, तो 3 भी 1 होगा, 6 भी 1 होगा, 9 भी 1 होगा, घात 12 भी 1 होगा, घात 15 भी 1 होगा, यानी जो भी 3 के मल्टीपल होंगे सबके ओमेगा के पावर क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो बाकी सबको हमने से लिख दिया। फिर से एक बार देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस का ओमेगा। फिर ओमेगा का घात 4 था, तो उसको लिखा ओमेगा का घात 3 गुणा ओमेगा, तो घात 3 वाला तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे था 8, तो उसको लिख दिया घात 6 गुणा 2, 6 वाला 1 हो गया, तो बचा घात 2। फिर 16 को लिख देंगे घात 15 और गुणा ओमेगा, तो 15 तक तो 1 हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस ओमेगा। अब इसको फिर इस समीकरण से चेंज करेंगे, तो ये माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, और फिर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस के ओमेगा स्क्वायर। कुल मिला के 4 बार निगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। और पावर काउंट कर लो, 2 3 और ये 3, तो कुल मिला के ओमेगा का 6, यानी उसकी वैल्यू भी 1। तो इसका जो ऑप्शन देखा जाए 1 सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। ये वेक्टर से लिया गया क्वेश्चन। कहते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है कि जिसका मॉड 1 हो। तो कहते हैं कि a प्लस 2b एंड 5a माइनस 4b और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0। तो कहते हैं कि टू ईच अदर, तो देन द एंगल बिटवीन a एंड b। तो सीधी सीधी बात है, जो इन्होंने जो दे रखा है उससे शुरुआत करते हैं। भाई a और b तो यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मॉड 1 है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करोगे फटाफट इन दोनों का डॉट 0 ले लोगे। तो a प्लस 2b और डॉट 5a माइनस 4b, इसका डॉट क्या ले लोगे आप 0। यहाँ से सॉल्व कर लो तो फटाफट ए और बी के बीच की एंगल आ जाएगी, तो सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो 5 टाइम ए डॉट ए यानी मॉड ए स्क्वायर, फिर माइनस के 4 ए डॉट बी, और प्लस के 5 दूनी 10 ए डॉट बी या बी डॉट ए की बात है, और माइनस के 4 दूनी 8 बी डॉट बी यानी मॉड बी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 0। वैल्यू रख दो, मॉड ए की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 5 माइनस के, अच्छा ये 10 टाइम ए डॉट बी और ये 4 टाइम, तो 10 में से 4 जाएगा, तो प्लस के 6 ए डॉट बी बचेगा, और माइनस के 8 बी डॉट मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 ए डॉट बी, और 8 में से 5 गया माइनस के 3, उधर ले जाएंगे तो प्लस के 3, तो ए डॉट बी बराबर आ जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी 1/2, और ए डॉट बी का मान क्या हो सकता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। फिर से मॉड ए की वैल्यू भी 1, मॉड बी की वैल्यू भी 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 बचेगा, और 1/2 कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है कॉट 60 की, तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई π/3 यानी कि 60 डिग्री। ओके, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 भी डायनेमिक से लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है, कहते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड्स आर इन द रेशो। तो बड़ा सिंपल है, बोला गया है कि स्वतंत्रता पूर्वक विराम से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात। तो देखो ये फॉर्मूला होता है टी वे सेकंड के लिए, दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है एच बराबर या एस बराबर जो भी ले लो, क्या होता है u प्लस के हाफ जी 2t माइनस के 1। अच्छा इन सभी में u की वैल्यू क्या गिवन है 0, तो प्रथम सेकंड में एक बार t की वैल्यू 1 रख देना, द्वितीय सेकंड के लिए t की वैल्यू 2 रख देंगे, और तृतीय सेकंड के लिए t की वैल्यू 3 रख देंगे। तो क्या क्या है आपके पास देखो 1/2 g 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1, फिर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1,
और फिर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1। अब देखो जब रेशो करेंगे तो ये पूरा तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ बचेगा 2 - 1 तो 1, यहाँ बचेगा 4 - 1 तो 3, यहाँ बचेगा 6 - 1 तो 5, क्योंकि रेशो में ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1:3:5। यानी इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।